अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। 13 अगस्त की क्लास है और आज की क्लास है साइंटिफिक थीम में। जीका वायरस के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। हर साल ये वायरस इंडिया में लौट के आता है। ढेरों इससे लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसको क्यों रोक नहीं पा रही। चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपने क्विज के साथ में। साइंटिफिक थीम के आर्टिकल पढ़ने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन अपना काम है कैसा भी लिखा हो, किसी भी थीम का आर्टिकल हो, उसको हैंडल कर पाना। तो कैसे हैंडल करना है आर्टिकल में आप देखेंगे क्लास में। आपका क्विज है आज का, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। जो भी आप सीखेंगे इस क्लास में, इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्विज के आपको क्लास के अंत में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, मोर एंड बेटर टेस्टिंग। देखिए, टेस्टिंग तो आप समझते ही हैं वायरस वगैरह की। मोर मतलब ज़्यादा, बेटर का मतलब होता है बेहतर। Karachi states must develop capacity to conduct testing and sequencing of viruses. Karachi स्टेट्स को डेवलप करना चाहिए कैपेसिटी को, क्षमता को। हिंदी मीनिंग लिख दिया है मैंने साथ में ताकि आप सही से रेफरेंस ले पाएँ। स्टेट्स को विकसित करना होगा या डेवलप करना होगा क्षमताओं को, कैपेसिटी को। और ये क्षमताएं किस चीज़ की हैं? कंडक्ट करने की या करवाने की, टेस्टिंग को। कंडक्ट करना यानी किसी चीज़ को करवाना। और टेस्टिंग और दूसरी क्या कौन सी चीज़ है? वायरस की सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस एक बायोटेक्निकल टर्म है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें वायरस को ब्रेक करके उसके डीएनएज, आरएनएज अगर वो दोनों से मिलके बना है तो उनको चेक किया जाता है। तो इसी तरीके से स्टेट्स को ये दोनों काम करवाने के लिए कैपेसिटी को डेवलप करना होगा। सिंपल सेंटेंस, स्टेट्स सब्जेक्ट है, मस्ट डेवलप इसकी वर्ब है। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और इस कॉन्सेप्ट को देख लो फटाफट से। देखो, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है और इसको आप अलग अलग किताबों में देखते हो, कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। देखो, कॉन्सेप्ट ये कहता है एडजेक्टिव की कोई भी डिग्री हो, एडजेक्टिव की कोई भी डिग्री हो और उसके एंड के बाद में एक दूसरा एडजेक्टिव हो, तो प्रेफर ये किया जाता है अंग्रेजी में कि दोनों ही डिग्रीज सेम होंगी। अगर यहाँ पॉजिटिव डिग्री तो एंड के बाद में दूसरे एडजेक्टिव में भी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पहली डिग्री कंपैरेटिव तो दूसरी भी कंपैरेटिव, पहली डिग्री सुपरलेटिव तो दूसरी भी सुपरलेटिव। ये हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं? अगर कोई पहली डिग्री एडजेक्टिव की आई है, दूसरी डिग्री जो है वो उससे लोअर हो। मान लीजिए पहली डिग्री आ गई सुपरलेटिव, बीच में लग गया एंड। अब इस एंड के बाद में या तो आप सुपरलेटिव लगाएं या इससे ऊपर की डिग्री लगाएं। इससे ऊपर की डिग्री कोई होती नहीं, तो सुपरलेटिव के साथ सिर्फ सुपरलेटिव आएगी। मान लीजिए पहले आ गई कंपैरेटिव और फिर बीच में लग गया एंड, तो इस एंड के बाद क्या लगाएंगे? या तो आप कंपैरेटिव लगाएं या सुपरलेटिव लगाएं। प्रेफर करेंगे कंपैरेटिव को, सुपरलेटिव ही ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री नहीं आ सकती। समझ पा रहे हो? सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का फॉर्मूला की तरह आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की। अब टेक्निकली देखो इसको, प्रैक्टिकली। दिस रूट इज शॉर्ट एंड फास्टर देन ऑल अदर रूट्स। ये रूट जो है शॉर्ट है और फास्टर है सभी दूसरे रूट्स के मुकाबले। देखो यहाँ पे लगा हुआ है शॉर्ट नाम का एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव डिग्री। बीच में आपने देखा एंड भी आ गया। इसके बाद में एक और कंपैरेटिव लगा हुआ है, भाई ये है पॉजिटिव डिग्री और इसके बाद में लगी हुई है कंपैरेटिव डिग्री, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो यहाँ क्या लगी हुई है? यहाँ लगी हुई है पॉजिटिव। यहाँ क्या लगी हुई है? यहाँ लगी हुई है कंपैरेटिव। सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं प्रेफर ये करता कि यहाँ बाद में भी पॉजिटिव ही होती। फिर पॉजिटिव लगता तो ये देन ऑल अदर रूट्स को मुझे निकालना पड़ता। प्रेफर करने का मतलब ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात हो तब मैं ऐसा करूँगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मान लीजिए इतना ही लिखा होता, दिस रूट इज शॉर्ट एंड फास्टर, तो आपको एग्जामिनर ऐसा हिंट दे रहा है कि भाई ये शॉर्ट जो देख रहा है तू, पॉजिटिव डिग्री, फास्टर को भी पॉजिटिव बना दे, इसका ER निकाल दे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है इस तरीके से। दोनों डिग्रीज या तो सेम हो या फिर दूसरी डिग्री हायर हो। हायर हो तब भी चला लेंगे, लेकिन सेम होगा तो ये चीज़ हम प्रेफर करेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, दिस रूट इज द शॉर्टेस्ट एंड फास्टर देन ऑल अदर रूट्स। अब देखो यहाँ लग गई है सुपरलेटिव डिग्री,
तो एंड के बाद में या तो आएगी सुपरलेटिव या उससे बड़ी कोई होती नहीं। फास्टर गलत है, यहां लिखें द फास्टेस्ट। ठीक है, द फास्टेस्ट सुपरलेटिव लगाया है तो देन नहीं लगेगा, इसके साथ ऑफ लगता है। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ में ऑफ लेती है। द फास्टेस्ट ऑफ, द स्मार्टेस्ट ऑफ, द, है ना, रिचेस्ट ऑफ लगा करके आप बताते हैं। अदर भी नहीं लगता इसके साथ। द फास्टेस्ट ऑफ ऑल रूट्स। चलिए तीसरा देखो, दिस रूट इज शॉर्टर एंड फास्ट, क्या लगी हुई है? कंपैरेटिव। बाद में क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव। गलत है सेंटेंस। आपको यहाँ पे फास्ट की जगह लिखना पड़ेगा फास्टर, है ना, या फिर लिख सकते हो द फास्टेस्ट, वो भी ठीक है, एक ऊपर ले जाओ और ज़्यादा, लेकिन आपको प्रेफर करना है फास्टर को, क्योंकि दोनों डिग्रीज को हम सेम प्रेफर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट देखो, दिस रूट इज शॉर्टर एंड द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर रूट्स। यहाँ क्या लगा हुआ है? कंपैरेटिव। यहाँ क्या लगी हुई है? द फास्टेस्ट सुपरलेटिव। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अगर मुझे बेहतर बनाना हो तो मुझे यहाँ लिख देना चाहिए फास्टर देन ऑल अदर रूट्स। समझ गए? चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, पिछले 5 मिनट में जो समझाया था, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। जो पहली डिग्री लग गई, दूसरी डिग्री या तो सेम होगी या उससे एक लेवल हायर होगी। एक लेवल लोअर डिग्री को एंड के बाद में इस्तेमाल नहीं करना है। लास्ट होमवर्क दे रहा हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन। शी इज़ द स्मार्टेस्ट एंड काइंडर पर्सन इन हर क्लास। वो स्मार्टेस्ट यानी सबसे स्मार्ट और मुकाबले में ज़्यादा काइंडर पर्सन है, ज़्यादा दयालु पर्सन है हमारे क्लास में। चेक करो और सही करके कमेंट्स में डालना। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट मिक्स करोगे तब मिलेगा, इसलिए सीधा सीधा किसी किताब में नहीं मिलता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दो जल्दी से। कोशिश करते हैं बिल्कुल पका पकाया कंटेंट आपके लिए लाएं, आप सीधे उसको कंज्यूम करें, अपनी तैयारी को, है ना, रफ्तार दें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी आज की, आउटब्रेक से शुरू करते हैं। बहुत बार समझाया हुआ है वर्ड आपको। किसी भी चीज़ का अचानक से होने वाला फैलाव या बिगनिंग जो होती है वो होता है आउटब्रेक, और ये चीज़ जनरली नेगेटिव होती है। जैसे अचानक से वॉर शुरू हो गई, अचानक से भीषण सर्दियाँ शुरू हो गई, अचानक से फेमाइन यानी अकाल शुरू हो गया, अचानक से कोई पैंडमिक या इन्फेक्शन शुरू हो गया। ऐसी गंदी चीज़ें जब भी अचानक से शुरू होती हैं तो उनके अचानक से होने वाले फैलाव या बिगनिंग को बोला जाता है आउटब्रेक। आउटब्रेक ऑफ वॉर, आउटब्रेक ऑफ फेमाइन, आउटब्रेक ऑफ विंटर्स, आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन। याद रहेगा। अ कोलेरा आउटब्रेक हैज़ अकर्ड इन द सिटी। एक कोलेरा का अचानक फैलाव सिटी में हो गया है, कोलेरा जो है तेज़ी से फैलने लगा है। इरप्शन बोल सकते हैं इसको। ब्रेक आउट इसकी फ्रेजल वर्ब है। आउटब्रेक एक नाउन है, वर्ब फॉर्म में इसको बोलते हैं ब्रेक आउट, है ना। कोलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, द वॉर हैज़ ब्रोकन आउट इन यूक्रेन। चलिए आसान वर्ड है। अगला अपने पास फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब, खाता, बही। हर उस चीज़ को आप अकाउंट फॉर करेंगे जिसको आप हिसाब में लिख लेंगे, चाहे वो हिसाब कागजी हो या हिसाब दिमागी हो। समझ गए ना। अकाउंट फॉर वर्ब का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। जब आपका हिसाब होगा तभी आप जिम्मेदार होंगे। जिस दिन आपका हिसाब किया जाएगा उस दिन आपकी जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी। दोनों तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। यूज़ करके दिखा देता हूँ। सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द GDP। सर्विस सेक्टर हिसाब देता है 55% ऑफ GDP का। अगर GDP के 100 टुकड़े कर दिए जाएं तो 55 टुकड़े सर्विस सेक्टर से आते हैं, है ना। वो अकाउंट फॉर करता है। दूसरा मीनिंग देखो, एवरी क्रिमिनल हैज़ टू अकाउंट फॉर हिज और हर क्राइम्स इन द कोर्ट ऑफ द लॉ।
हर गुनहगार को ज़रूरत होती है अकाउंट फॉर करने की, जवाबदेह होने की या रिस्पॉन्सिबल होने के लिए अपने क्राइम्स के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। कभी ना कभी उसको अपनी जवाबदेही देनी होगी, कभी ना कभी उसका हिसाब ज़रूर किया जाता है। चलो, ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आएगी। अगला अपने पास फ्रेजल वर्ब है रैंप अप। बड़ा आसान है इसको याद करना। आपने देखा होगा घरों के बाहर कुछ लोग रैंप बना देते हैं। छोटे शहरों में अक्सर होता है, बड़े शहरों में तो सड़क पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे सरकारी पे, लेकिन छोटे शहरों में घर आपका यहाँ ख़त्म हुआ, इसके बाद एक रैंप बना देंगे बाहर गाड़ियाँ आने के लिए, है ना। फिर ये सड़क इतनी सी रह जाएगी। ऐसा ही रैंप आप कभी कभी मॉल्स में देखेंगे। व्हील चेयर पर कोई पेशेंट आदमी है, कोई मॉल में, कोई किसी मतलब अस्पताल में जाना चाहता है, तो एक रैंप बनाया जाता है। तो रैंप अप नाम की फ्रेजल वर्ब वहीं से बनाई गई है। अगर किसी चीज़ को ऊपर लाना हो तो उस पर एक रैंप बना बना करके आप उसको ऊपर ला सकते हैं। समझ पा रहे हो? ये रोड है, इसका लेवल इतना है, एक रैंप बनाओ, इसका लेवल इतना ऊपर आ गया, और ऊपर लाना है एक लेवल और बना दो, एक रैंप और बना दो, एक लेवल और ऊपर आ गया। तो रैंप अप करना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना, रैंप बना बना करके उसके लेवल को ऊपर ले आना। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारें दुनिया भर में बिलियंस स्पेंड कर रही हैं अपग्रेड करने के लिए अपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स को और हेल्थ फैसिलिटीज़ को। लेवल अप करना, स्केल अप करना, स्टेप अप करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड अपने पास रेप्लिकेट। रेप्लिकेट और डुप्लीकेट एक ही बात है वर्ब फॉर्म में। रेप्लिकेट और डुप्लीकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, उसके जैसी दूसरी चीज़ और बनाना। रेप्लिकेट से ही एक वर्ड बनता है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। समझ पा रहे हो? जैसे कोई एक चीज़ है, कोई स्टैचू है, उसके जैसा एक और बन गया, तो वो स्टैचू दूसरा वाला पहले वाले की नकल है, कॉपी है या रेप्लिका है। इसको वर्ड को बनाया गया है रीएप्लिकेट से, रीएप्लिकेट से। और डुप्लीकेट कैसे बना है? डिओ एप्लीकेट से। री मतलब फिर से, डिओ मतलब दूसरी बार, इसलिए दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कह रहा है जी, डेवलपिंग नेशंस स्ट्राइव टू रेप्लिकेट द इंडस्ट्रियल बूम्स ऑफ द वेस्ट। जो डेवलपिंग नेशंस हैं, गरीब देश हैं, डेवलपिंग मतलब विकासशील हैं, अभी गरीब हैं, विकास कर रहे हैं, वो स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो रेप्लिकेट करें, कॉपी करें इंडस्ट्रियल बूम को वेस्ट का, जो 18वीं सदी में, 19वीं सदी में आया था। तो जो अमेरिका, यूरोप कर चुका है आज से 150 साल पहले, हम कोशिश कर रहे हैं भारत में करें 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिमुलेट करना, सिमुलेट करना, रिपीट करना, इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड रेप्लिकेट इन द आर्टिकल टुडे। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। समरी ये है कि जीका वायरस हर साल आउटब्रेक करता है, कभी निपा, कभी जीका, है ना। इस बार इसने आउटब्रेक इसका हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की ऐसा ढीला रवैया था इस वायरस को लेकर के कि जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं बना और सरकार के खिलाफ अखबारों में लेख नहीं छपने लगे, तब तक महाराष्ट्र सरकार ने इसकी टेस्टिंग को शुरू नहीं किया, या फिर टेस्टिंग को और अच्छे से नहीं करवाया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अगर आपको कहीं से सबक लेना है तो वो लें कोविड-19 से, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि टेस्टिंग सबकी होनी चाहिए और 100% टेस्टिंग हो, वैक्सीनेशन हो। कह रहे आप भूल गए 2-3 साल पुरानी बात, टेस्टिंग ही तो किंग है इस पूरे खेल के अंदर, टेस्टिंग इज़ द किंग। दूसरा, आपने सबक लेना चाहिए केरला से, जहाँ पे निपा जैसे वायरस आते हैं, और ऑफ कोर्स बाहर की कंट्रीज से केरला में आते हैं, लेकिन केरला बहुत मुस्तैद रहता है अपनी टेस्टिंग में। जैसे ही कुछ निपा जैसा वायरस होता है उसको फटाफट ये, है ना, काबू कर लेता है। आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज़ कर रहा है सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के रवैये को, और साथ में कंसर्न्ड, चिंता को जाहिर कर रहा है कि ऐसे रवैये से कैसे आपसे वायरस रुकेगा। चलिए शुरू करें। कह रहे सिंस द आउटब्रेक बिगेन ऑन June 20 when the first case was reported from Pune, confirmed cases have been slowly but steadily rising। कह रहे जी सिंस, जब से ऐसा हुआ, क्या हुआ? जब से जीका का आउटब्रेक जो है, सडन फैलाव जो है, स्प्रेड जो है, शुरू हुआ जून 20 को। कह रहा तब से, कह रहा कब? कह रहा जब पहला केस रिपोर्ट किया गया था पैसिव वॉइस में, वॉज रिपोर्टेड पुणे नाम के शहर से। कह रहे तब से ही, जब से आउटब्रेक शुरू हुआ, कह रहे तब से कन्फर्म्ड केसेस जो है ना, वो हैव बिन राइजिंग हैं, लगातार बढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस में। और कैसे? कह रहा है हैव बिन राइजिंग स्लोली बट स्टेडली, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। स्लो बट स्टडी पता ना आपको, कछुए वाली चाल, धीमे धीमे लेकिन लगातार। सेंटेंस समझ आ गया? बड़ा आसान सेंटेंस है। आउटब्रेक यानी सडन स्प्रेड, अचानक फैलाव। वर्ब है इसकी बिगेन, आउटब्रेक बिगेन ऑन जून 20। पास्ट टेंस में लिखा गया है क्योंकि जून 20 पास्ट का टाइम आपको दिया गया है। जब भी पास्ट का टाइम मिल जाए तो वर्ब पास्ट टेंस में ही हो सकती है। आप यहाँ पे हैव बिगन, हैज़ बिगन ऐसा कुछ प्रेजेंट टेंस में नहीं लिख सकते। फर्स्ट केस की वर्ब है वॉज रिपोर्टेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। बी फैमिली की वर्ब है वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी बी फैमिली की कोई वर्ब आ जाए, और बी फैमिली की 8 वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन, इनके साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, सेंटेंस या वर्ब जो है पैसिव में बिहेव करती है, सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है। केसेस की वर्ब है हैव बीन राइजिंग। कह रहा है जी एज ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक महाराष्ट्र हैज़ रिपोर्टेड 88 कन्फर्म्ड केसेस। कह रहा है जी एज ऑफ अगस्त। देखिए एज ऑफ का मतलब होता है अगर इस दिन की बात करें या इस वक्त की बात करें, अगस्त के पहले हफ्ते की बात करें, तो एज ऑफ दिस वीक महाराष्ट्र ने रिपोर्ट किया है 88 कन्फर्म्ड केसेस को। तो ये एज ऑफ फ्रेज को याद रखना। एज ऑफ टुडे मतलब आज के हिसाब से, एज ऑफ लास्ट वीक मतलब पिछले वीक तक, एज ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक को तक देखा जाए तो वहाँ तक। कह रहा है जी पुणे सिटी द एपी सेंटर अलोन अकाउंट्स फॉर 73 केसेस। पुणे जो सिटी है, जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर पता है ना, किसी भी चीज़ का फोकल पॉइंट, जहाँ पे वो पूरी चीज़ फोकस्ड है, जो उसकी धुरी है। कह रहे जी ये जो पुणे सिटी है जहाँ पे ये वायरस फोकस्ड है, जहाँ से ये वायरस निकला है, एपी सेंटर है, कह रहा है अकेले ही अकाउंट 4 करती है, हिसाब देती है 88 में से 73 केसेस का। कह रहे जी वाइल 6 आर फ्रॉम पुणे रूरल, जबकि 6 केस आए हैं पुणे के शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों से। पुणे सिटी की वर्ब है अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना या उसका हिसाब देना। 6 की वर्ब है आर। कह रहा है जी ऑफ द टोटल नंबर रिपोर्टेड सो फार एट 37 प्रेग्नेंट वीमेन अलोन अकाउंट फॉर हाफ द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस। कह रहा है जी अगर सारे इन्फेक्शंस की बात करें, टोटल नंबर जो रिपोर्ट हुए हैं अभी तक सो फार, ये जो ऑफ देख रहे हैं आप शुरू में, याद रखना ऑफ अगर सेंटेंस या क्लोज के शुरू में आ जाए और उसके बाद में कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ लेकिन टोटल नंबर नाम का फ्रेज आ गया, अभी टोटल नंबर 83 ही है या 88 समझो ना। कह रहा है जी अगर ऑफ देखें इन 88 में से, तो ऑफ का मतलब होता है आउट ऑफ। यहाँ पे आउट जो है ना, आउट, ये मिसिंग है या हिडन है। कह रहा है जी टोटल में से अगर देखें 88 में से, आउट ऑफ दीज 88 जो रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, कह रहा है 37 जो हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, वो अकेले ही अकाउंट 4 करती हैं आधे कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस को। तो 88 का, ठीक है ना, लगभग आधी हो गई हैं 37, वैसे तो 44 होता है, लेकिन लगभग 37 औरतें जो हैं वो प्रेग्नेंट वीमेन है जो जीका वायरस से इन्फेक्टेड है। प्रेग्नेंट वीमेन की वर्ब है अकाउंट फॉर करना, हिसाब देना, याद है वर्ड ऊपर भी आ चुका है फ्रेज, है ना। चलिए ऑफ जब भी शुरू में आ जाए, मैंने बता दिया, इसको आउट ऑफ पढ़ा जाए, इसमें आउट हिडन होता है। आउट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे सभी दोस्तों में से वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो आउट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स की जगह मैं सीधे भी लिख सकता हूँ ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स। करे दो रेयर people with Zika virus infection run a risk of suffering from Guillain-Barré syndrome, a neurological disorder in which the immune system mistakenly attacks part of the peripheral nervous system। कह रहा है हालांकि जो चीज़ होती है रेयर, दो मतलब हालांकि और रेयर का मतलब है ना के बराबर। कह रहा है हालांकि ये चीज़ ना के बराबर है, कौन सी चीज़, कि जो लोग जीका वायरस से इन्फेक्शन से, जिनको जीका का इन्फेक्शन होता है, कह रहा है वो रन करते हैं इस रिस्क को, उनके ऊपर ये जोखिम भी चलता है। दे रन अ रिस्क मतलब किसी जोखिम के अधीन होना, तो इस जोखिम के वो नीचे होते हैं। दे रन अ रिस्क जो है सफ़र करने का, सहने का, इस तरह की बीमारी को GBS इसको बोल सकते हैं, गिलेन-बार सिंड्रोम। अब ये बीमारी है क्या, अजीब से नाम वाली, कॉमा लगा के इसके बारे में बताया हुआ है। कह रहा है जी ये बीमारी कुछ और नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमागी बीमारी है, जिसमें आपका
इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करने लगता है आप ही के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, आप ही के शरीर की नर्वस सिस्टम आप समझते हैं ना, जो नर्व्स वगैरह हैं अपनी, वेन्स, आर्टरीज। तो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से दिमाग जो है अपनी बॉडी को अटैक करने के लिए खुद को ऐसा जो है डायरेक्शन दे देता है। तो ये होता रेयरली है, लेकिन ये रिस्क भी है। पीपल विद जीका वायरस वो वेन की रन, व्हेन यू रन अ रिस्क ऑफ समथिंग, आप उस रिस्क के अधीन है, उस रिस्क को, वो रिस्क आपके ऊपर है। ये फ्रेज होता है अंग्रेजी में, रन है रिस्क ऑफ समथिंग। न्यूरोलॉजिकल मतलब जो न्यूरॉन से रिलेटेड हो, न्यूरॉन यानी वो सेल्स जिनसे आपका ब्रेन बना है, ठीक है। इसीलिए न्यूरो सर्जन बोलते हैं दिमाग के डॉक्टर को, सुना होगा ना आपने, न्यूरो सर्जन दिमाग का डॉक्टर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी बीमारी, डिसऑर्डर की वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है भाई, डिसऑर्डर सब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब कैसे होगा। ये बार सिंड्रोम के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक नाउन है, इस सिंड्रोम के बारे में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसमें इम्यून सिस्टम की वर्ब है अटैक्स, ठीक है, इम्यून सिस्टम अटैक्स। कह रहा है जी बट अ मोर हार्मफुल इफेक्ट इज सीन इन प्रेग्नेंट वीमेन। कह रहा है लेकिन एक और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखा जाता है प्रेग्नेंट वीमेन में, गर्भवती महिलाओं में। कह रहा है हु रन द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज विद अ स्मॉलर देन एवरेज हेड साइज। जो इस रिस्क को रन करती हैं, जो इस जोखम के अधीन है, जो है पैदा करने का ऐसे बच्चों को, गिविंग बर्थ टू बेबीज जिनका स्मॉलर देन एवरेज, एवरेज से छोटा हेड का साइज़ है, यानी छोटे हेड के, छोटे सर के बच्चे पैदा होते हैं। और ये क्या कहलाया जाता है जी, ये कहलाया जाती है बीमारी कॉल्ड माइक्रोसेफेली एंड अदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स। और दूसरे भी कई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, दिमागी बीमारियां हो सकती हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है वीकनेस, खराबी या कोई कमी। अगर आपका पाँव खराब है तो आपको लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट है, अगर आप आंख से नहीं देख पा रहे हैं तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट है। किसी भी चीज़ में जब कोई खराबी होती है अंग में, उसको इम्पेयरमेंट बोल देते हैं। तो ऐसी दिमागी बीमारियां और भी बच्चों में हो सकती हैं। चलो, इफेक्ट की वर्ब है सीन, पैसिव वॉइस, हु की वर्ब है रन। कह रहे जी एज इन जनवरी 2023, थोड़ा नीचे ले जाएं इसको, पेपर इन द लैंसेट रीजनल हेल्थ अमेरिकास, अ मेटा एनालिसिस ऑफ बेबीज born to 1,548 pregnant women infected with the Zika virus from 13 studies in Brazil from between 2015 and 2017 found the absolute risk of microcephaly to be 6.6%. अब कह रहे हैं ये माइक्रोसेफेली जो मैंने आपको बताया, छोटे आकार का सर पैदा होना बच्चे का, ये कितनी महिलाओं को होता है। कह रहे जी अगर देखा जाए जनवरी 2023 के एक पेपर में जो छपा था लैंसेट मैगजीन के रीजनल हेल्थ अमेरिकाज के वर्जन में, द लैंसेट रीजनल हेल्थ अमेरिकाज है ना, ये मैगजीन है। कह रहा है अगर इस आर्टिकल की मान लें, इस रिसर्च पेपर की मान लें जो इस साइंस मैगजीन में छपा है, कह रहा है इसमें एक मेटा एनालिसिस जो है, मेटा एनालिसिस मतलब बड़ा एनालिसिस, एक बड़ा एनालिसिस जिसमें, समझ गए ना, बड़े स्केल पे एनालिसिस हो रहा है। कह रहा है और ये एनालिसिस किसका है जी, ये एनालिसिस है भाई साहब बेबीज़ का, उन बच्चों का जो पैदा हुए हैं 1548 गर्भवती माओं के या विमेन के जिनको जीका वायरस से इन्फेक्शन था। और ये हुआ एनालिसिस 13 स्टडीज़ में ब्राज़ील के अंदर ही 2015 से 17 के बीच। कह रहा है इस एनालिसिस ने, इस पूरे विश्लेषण ने ऐसा पाया कि एब्सोल्यूट रिस्क जो है, जो टोटल रिस्क है माइक्रोसेफेली का या छोटे सर के बच्चों के पैदा होने का जीका वाली माओं से, कह रहा है वो है 6.6%, ईदर एट बर्थ और ड्यूरिंग फॉलोअप। या तो ये बर्थ पे ही होगा या ये बाद में होगा, फॉलोअप वाले पीरियड में 2, 3, 4, 6 महीने बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा, सर उतने रह जाएगा। मतलब इस तरह का इसका समझाने का इसका ये मीनिंग है। रिसर्च पेपर की वो है फाउंड, रिसर्च पेपर ने ऐसा पाया, ठीक है। एक्चुअल में ये वर्ब जो है ना, ये है मेटा एनालिसिस की, रिसर्च पेपर की नहीं है। क्यों नहीं है, देखने में लग रहा होगा आपको, लेकिन रिसर्च पेपर जो है इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन अ रिसर्च पेपर ऑफ दिस नेम अ मेटा एनालिसिस फाउंड दिस थिंग, समझ गए ना। चलो, कह रहा है जी बेबीज ऑल्सो हैड 18.7% एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। कह रहा है ये तो ठीक है 6.6%, बेबीज़ में ये भी रिस्क था 18.7% का
एब्सोल्यूट रिस्क था, जो है सफ़र करने का, पीड़ित होने का फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी से। न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से रिलेटेड, एबनॉर्मलिटी यानी कोई बीमारी या कोई असाधारणता, भाई आप नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटी है। और फंक्शनल मतलब जो प्रैक्टिकल पर्पसेस से हो, जैसे बच्चा नाम याद ना रख पाता हो, बच्चा चल नहीं पा रहा हो, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये बड़ा रिस्क है। 18.7% बच्चों में काम काज के लिए ज़रूरी जो न्यूरोलॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए उसका भी कुछ फंक्शन खराब होता है। कह रहा है एंड रिलेटिवली स्मॉलर रिस्क ऑफ न्यूरो इमेजिंग ऑफ्थेल्मिक एंड ऑडिटरी एबनॉर्मलिटीज़। और एक कंपैरेटिव तौर पे, रिलेटिव तौर पे छोटा रिस्क होता है इन तीनों तरह की बीमारियों का, इन तीनों तरह की एबनॉर्मलिटीज़ का। न्यूरो इमेजिंग मतलब दिमाग में किसी चीज़ की इमेज बनाना, यानी किसी चीज़ को विजुलाइज करना, बच्चे नहीं कर पाते जिनको ये बीमारी हो। ऑफ्थेल्मिक यानी जो आँख से रिलेटेड हो, विजन से रिलेटेड हो। और ऑडिटरी यानी जो सुनने से रिलेटेड हो। तो ये सारे रिस्क जो हैं इन माँओं से पैदा होने वाले बच्चों में होते हैं। चलिए, बेबीज़ की ओवर हेड एबनॉर्मलिटी मैंने आपको बता दिया, किसी तरह की असाधारणता, आपकी बॉडी में कोई विकार। ये ऑडिटरी का मतलब है जो ऑडियो से यानी सुनने से रिलेटेड हो। अगर आपका जो हियरिंग सेंस है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो ऑडिटरी होगी, समझ पा रहे हो। अगर आँख के देखने के सेंस से रिलेटेड है तो वो विजुअल होगी। अगर स्मेल करने से रिलेटेड है, सूंघने से रिलेटेड है तो ऑल फैक्ट्री होगी। अगर स्वाद से रिलेटेड है, टेस्ट से, तो गस्टेटरी होगी। और अगर टच से रिलेटेड है तो टेक्टाइल होगी। ये 5 वन वर्ड्स हैं, समझ गए ना। सुनने की क्षमता आपकी ऑडिटरी एबिलिटी है, देखने की क्षमता विजुअल एबिलिटी है, सूंघने की क्षमता, स्मेल करने की ताकत ऑल फैक्ट्री एबिलिटी है, टेस्ट कर पाने की गस्टेटरी है, और टच कर पाने की क्षमता टेक्टाइल है। आज के क्विज में पूछे हुए हैं, और ना भी पूछूं तो भी याद ही कर लेना इनको। 5 ही दिए हैं आपको, 5 आपकी इंद्रियों के लिए या सेंसेस के लिए। चलिए, कह रहा देयर वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ प्री मेच्योर बर्थ 10.5%। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क था प्री मेच्योर बर्थ का, 9 महीने से पहले बच्चे के डिलीवर हो जाने का। लो बर्थ वेट एंड स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज 16.2%। लो बर्थ वेट भी हो सकता है, बच्चा 2.5 किलो का होना चाहिए, 2.6 किलो का, लेकिन उससे छोटा निकले। और एक छोटा सा, या फिर बच्चा छोटा हो गेस्टेशनल एज के लिए। जेस्टेशनल पीरियड या एज वो होती है जितने टाइम बच्चा पेट में होता है। मान लीजिए बच्चा 6 महीने से पेट में है, मदर को 6 मंथ हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए, तो बच्चे का जो साइज़ होना चाहिए उतना साइज़ नहीं होगा। बाहर निकलेगा तब भी छोटा ही होगा, लेकिन पेट में भी छोटा ही होगा। सोनोग्राफी वगैरह जो होती है, अल्ट्रासाउंड्स, उसमें बच्चा आपको उतना बड़ा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जेस्टेशनल एज वो होगी जो आपके बच्चे की पेट के अंदर एज होती है। चलिए, कह रहा लेस नॉन इज द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस बाय इन्फेक्टेड मैन। कम नॉन जो रिस्क है इसका वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल एक्ट के जरिए ट्रांसमिशन इस वायरस का, और इन्फेक्टेड मैन के द्वारा, इन्फेक्शन वाले आदमियों के द्वारा। और क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस वायरस इन देयर सीमेन फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। और ये इसलिए क्योंकि प्रेजेंस होती है संभावित तौर पे इस इन्फेक्शियस वायरस की उनके सीमेन में, वीर्य में, एटलीस्ट 2 महीने तक। तो आपको वायरस हुआ और हो सकता है सही भी हो गया, है ना, लेकिन हो सकता है सही होने के बाद भी आपके सीमन में वायरस हो। तो आपके सीमन से आपने किसी महिला से सेक्सुअली कनेक्शन किया तो आपने उसको ये वायरस दे दिया। तो ये रिस्क लेस नॉन है, लेकिन पता हो सबको ऐसा भी होता है। इस रिस्क की वो है। कह रहा है जी, इट इज़ हैंस इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेक्टेड मैन स्पेशली दोज प्लानिंग ए फैमिली टू बी मेड अवेयर ऑफ द रिस्क एज वेल एज रिकमेंड मेजर्स टू प्रिवेंट वायरल ट्रांसमिशन। कह रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्टेड मैन के लिए जिनको वायरस लग चुका है, खास करके वो लोग जो एक फैमिली प्लान कर रहे हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होने की जिनकी संभावनाएं हैं, कि वो अवेयर हो जाएं इस चीज़ के बारे में, उनको अवेयर कर दिया जाए। दे हैज़ टू बी अवेयर ऑफ, और किसके बारे में? इस रिस्क के बारे में, और साथ ही साथ रिकमेंडेड मेजर्स के बारे में जो प्रिवेंट कर सकें वायरल ट्रांसमिशन को उनकी वीमेन तक। और कब तक? फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने तक, एज इन द यूएस CDC गाइडलाइंस, जैसा कि यूएस की CDC गाइडलाइंस में बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए जिनको वायरस है उन आदमियों को पता हो कि 3 महीने तक आपको
सेक्सुअली किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, नहीं तो ये वायरस आप ट्रांसमिट कर ही दोगे। इट की वर्ब है इज, अवेयर ऑफ होना, किसी चीज़ के बारे में आपको पता होना। दे हैव टू बी मेड अवेयर ऑफ, उनको अवेयर किया जाएगा। मेक वर्ब को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इजी लग रहा होगा ना, मुश्किल नहीं है ना। कह रहा है जी, गिवन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वायरस इट इज़ शॉकिंग दैट द पुणे बेस्ड ICMR लैब रैम्प्ड अप टेस्टिंग only after the publication of news about the Pune Municipal Corporation planning to send samples to a government medical college। कह रहा है जी, देखते हुए गिवन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को, खतरनाक परिणामों को या असरों को इस वायरस के, कह रहा है कितना खतरनाक ये वायरस है। कह रहा है इसको देखते हुए ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है, ये चीज़ शॉक देने वाली है, झटका देने वाली है कि पुणे में बेस्ड जो ICMR की लैब है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, इसने अपग्रेड किया अपनी टेस्टिंग को, इसने रैंप अप किया अपनी टेस्टिंग के सिस्टम को। और कब किया? महज इस घटना के बाद ही, ओनली आफ्टर। और घटना क्या है? जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई अखबार में कि वहाँ की जो पुणे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो प्लान कर रही है कि सैंपल्स को सेंड करे सरकारी मेडिकल कॉलेज में बजाय इंस्टेड। और क्यों? टू कट द डिले इन टेस्टिंग, टेस्टिंग में जो डिले है उसको कम करने के लिए। तो पुणे में लैब है ICMR, लेकिन पुणे की कॉरपोरेशन इस लैब के पास सैंपल भेजने की बजाय सरकार के मेडिकल कॉलेज में भेजे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ICMR से तो हम सैंपल भेजते हैं और 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, 15 दिन बाद रिजल्ट आता है उसका सैंपल का। तो तब जब ये न्यूज़ अखबार में छपी तब ICMR वालों को शर्म आई, और शर्म आई तो इन्होंने अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना शुरू किया। मतलब इसलिए नहीं बढ़ाया कि वायरस खतरनाक है, जानलेवा है, लोग मरेंगे, इसलिए बढ़ाया कि इनकी जो नकारापन है उसके अखबार में न्यूज़ छप गई। तो ये इट इज़ शॉकिंग, ये शॉक करने वाली बात है। लैब की वो है रैम्प अप, रैम्प अप करना, स्टेप अप करना, लेवल अप करना, रैंप बना बना करके किसी चीज़ को अपग्रेड करना। याद है ना फ्रेजल वर्ब जहाँ से आपको समझाया था। कह रहा है एज केरला जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लेटेस्ट आउटब्रेक ऑफ द नीपा वायरस एंड एज गुजरात लर्नड इट द हार्ड वे इन द ऑनगोइंग चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक and acute encephalitis syndrome cases, it is becoming increasingly important and necessary। कह रहा है जैसा कि केरला ने अभी अभी हमें दिखाया लेटेस्ट आउटब्रेक में निपा वायरस की, कह रहा है और जैसा कि गुजरात ने सीखा इसको हार्ड वे, लर्न समथिंग द हार्ड वे का मतलब है किसी चीज़ का सबक लेना, कड़वा घूंट पी करके, बड़ा नुकसान हो और उससे सबक आपको मिले तो टू लर्न समथिंग्स द हार्ड वे। कह रहा है जैसा कि गुजरात को सबक भी मिला इस चलती हुई चांदीपुरा वायरस के आउटब्रेक में और एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के केसेस में। कह रहा है अगर इन दोनों से सबक ले लिया जाए ना तो कह रहा है ये बन रहा है, इट इज़ बिकमिंग ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट, इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी यानी ज़रूरी। और क्या? दैट स्टेट्स डेवलप द कैपेसिटी टू कंडक्ट हाई क्वालिटी टेस्टिंग, कि स्टेट्स कैपेसिटी को, क्षमता को डेवलप करे हाई क्वालिटी टेस्टिंग की, और एंड सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस, वायरस की सीक्वेंसिंग की। और ये क्या, कौन से वायरसेस हैं भाई? दैट कॉज फ्रीक्वेंट एंड डेडली आउटब्रेक्स, जो वायरस बार बार आते हैं, फ्रीक्वेंटली आउटब्रेक होता है और जो बहुत डेडली हैं। तो केरला से सीख लो जो नीपा में करके दिखाया उन्होंने, और गुजरात से भी सीख लो जो गुजरात सबक ले रहा है चांदीपुरा में। कह रहा है इनसे दोनों सबक लेकर के ये चीज़ अब बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और ज़रूरी हो गई है कि हर स्टेट अपनी खुद की कैपेसिटी या क्षमता को डेवलप करे अच्छी टेस्टिंग और वायरस की सीक्वेंसिंग के लिए। जो वायरस उस स्टेट में हर साल आता है, फ्रीक्वेंट होता है और बहुत डेडली आउटब्रेक दिखाता है। मेरे ख्याल से मीनिंग क्लियर होगा। गुजरात की वो लर्न समथिंग द हार्ड वे, यानी किसी चीज़ से बुरा सबक लेना। तो सबक तो अच्छा ही है लेकिन बहुत बुरा हुआ आपके साथ, उसके बाद आपने सबक लिया। इट की वो इज बिकमिंग, स्टेट्स की वो डेवलप। चलिए वायरसेस के लिए आया दैट की वो है कॉज, वो वायरसेस जो फ्रीक्वेंट और डेडली आउटब्रेक्स को कॉज करते हैं। कह रहा है जी फ्रॉम द टाइम दैट द फर्स्ट सस्पेक्टेड केस इज ऑब्जर्व्ड द रिडक्शन इन द लीन टाइम टू टेस्ट रिजल्ट्स इज द की टू इंस्टीट्यूटिंग टाइमली पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेस। कह रहा है जी उस वक्त से, फ्रॉम द टाइम, और कौन सा? कह रहा है जब पहला संभावित केस ऑब्जर्व किया जाता है, पहली बार देश में, शहर में, मोहल्ले में, राज्य में जब कोई केस आपको लगेगी जीका का हो सकता है, कह रहा है उस वक्त से
कह रहे जब वो केस ऑब्जर्व हो उस वक्त से। जो रिडक्शन होती है लीड टाइम में और कहाँ तक, टेस्ट रिजल्ट्स तक। भाई आपको कोई आदमी मिला और आपने उसका टेस्ट करवाया, अगर इस बीच में 3 दिन डाल दिए तो आपने बहुत ख़राब किया। 3 दिन में वो आदमी और बीमार हो जाएगा और 4 लोगों को और फैला देगा। कह रहे जो रिडक्शन है इस लीड टाइम की, इसको बोलते हैं लीड टाइम। आदमी पकड़ा और उसका रिजल्ट करवाया। कह रहे इसमें रिडक्शन ही की है, इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट करने की, इस्टेब्लिश करने की सही वक्त पे पब्लिक हेल्थ के रिस्पॉन्स को, जो कि लिमिट कर सके, सीमाओं में बांध सके वायरस के फैलाव को और स्टॉप कर सके एक आउटब्रेक को, उसकी महामारी को। समझ गए ना? जैसे ही कोई आदमी मिले जीका का, आपको लग रहा है पहला आदमी है इस केस इस ईयर का, हाथों हाथ उसका टेस्ट करवाओ। 2-3 दिन 5 दिन बीच में मत डालो। जो आप 5 दिन बीच में डाल देते हो लापरवाही से, इसको लीड टाइम बोलते हैं और इसी की वजह से मामला बिगड़ता है। ठीक है, केस की वर्ब इज ऑब्जर्व्ड, रिडक्शन की वर्ब इज दैट, की वर्ब लिमिट। दैट आया है पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेस के लिए। चलिए दैट की दूसरी वर्ब है स्टॉप। कह रहा जी द कोविड-19 पैंडमिक डिमॉन्स्ट्रेटेड द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग एंड सीक्वेंसिंग। कोविड-19 पैंडमिक ने हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया एडवांटेजेस को, फ़ायदे को, जो डिसेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग का है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह नहीं हो रही टेस्टिंग सीक्वेंसिंग, हर शहर में हो रही है। शुरू में तो आईसीएमआर कर रहा था, मुंबई सैंपल जाते थे पुणे, बाद में आपके बगल में 2 लैब आ गई होंगी कोविड के जब लास्ट का फेज़ था। जैसा कोविड ने हमें सबक दिया कि टेस्टिंग और सीक्वेंसेस घर घर हो, हर गली मोहल्ले में हो। और कह रहे दिस शुड बी रेप्लिकेटेड, इस चीज़ को रेप्लिकेट करा जाए, कॉपी किया जाए फॉर एवरी पैथोजन, हर एक कीटाणु या जीवाणु के लिए, दैट कॉजेज डेडली आउटब्रेक्स, तो डेडली आउटब्रेक्स को कॉज करता है। समझ गए ना? तो कोविड से सबक लो और वैसा ही कुछ टेस्टिंग का सिस्टम महाराष्ट्र में बने। पैंडमिक की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेटेड, दिस की वर्ब है शुड बी रेप्लिकेटेड, पैसिव वॉइस में रेप्लिकेट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना, उसकी रेप्लिका बनाना। दैट आया पैथोजन के लिए, दैट की वर्ब है कॉजेस। पैथोजन का मतलब होता है कोई जीवाणु, कीटाणु, छोटा कोई, समझ गए ना? वायरस, बैक्टीरियम, एल्गाई, फंजाई, जो आपको नुकसान पहुंचाए उसको बोलते हैं पैथोजन। अब ये पैथोजन वर्ड से 2 वर्ड्स और बनते हैं। रेप्लिका देख लेना, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना किसी को, है ना, वर्ड देख चुके हो। पैथोजन से 2 वर्ड्स और बनते हैं मेडिकल टर्म्स के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन वो वायरस का टुकड़ा है जो वैक्सीन में डाल के आपको दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में जाकर के वो कुछ कमाल करे, बॉडी को मजबूत बनाए। एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। जैसे पोलियो में इनएक्टिव होता है, शायद एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, देख लेना। हर वैक्सीन के अंदर आपको एंटीजन मिलेगा। एंटीजन जाएगा आपकी बॉडी में, वायरस का एक टुकड़ा होगा और बॉडी को थोड़ा मजबूत कर देगा अंदर से। और दूसरा है एंटीबॉडी। जैसे ही बॉडी में एंटीजन जाएगा, जब बॉडी उसको उसके सामने अपनी मजबूती के लिए कुछ सेल्स बनाएगी, उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कुछ नहीं है, आपकी इम्यून सेल्स हैं, है ना, इम्यूनिटी सेल्स हैं। और एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरियम है जो आपकी बॉडी में जाकर के इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर रहा है। चलिए एसए वाला, जो बच्चे कोर्स में हैं उन्होंने एसए वाला चैप्टर देखा होगा। एसए में एक वैक्सीन वाला हमने किया था, है ना। तो एंटीजन, एंटीबॉडी, पैथोजन, इन तीनों वर्ड्स को कैसे अपनी राइटिंग में यूज़ लेना है। चलिए 1 वर्ड्स मैंने आज आपसे पूछे हुए हैं, क्लास को रैपअप करेंगे। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे जी, 1 मिनट रुकना। कह रहा है जी वाई डज द आर्टिकल फाइंड द डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ पुणे बेस्ट आईएसएमआर लैब शॉकिंग। आईएसएमआर का जो नकारापन है, उसका डिलेड रिस्पॉन्स है, उसको आर्टिकल शॉकिंग क्यों बता रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिससे उस आर्टिकल के ऑथर को शॉक लगा? ऐसा उसमें क्या देख लिया उसने? ट्राई खुद से दे लो एक बार, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चंस के आंसर मैं करवाऊंगा, पहले आप अपने खुद का दिमाग चलाओ। देखो शॉकिंग इसलिए लगा, खुद से एक बार ट्राई दे लेना, कि इतने खतरनाक वायरस के सामने ये आईसीएमआर नाम का इंस्टीट्यूशन जो है जागा। और कब जागा? जब इसको डर लगा। और डर वायरस का नहीं लगा इनको, डर जान जाने का भी नहीं लगा। डर इनको लगा कि अखबार में कुछ ना छप जाए। समझ गए? द लैब ओनली इंक्रीज टेस्टिंग आफ्टर पब्लिक स्क्रूटनी एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अखबार में, पब्लिक डोमेन में जब इनकी थू थू होने लगी, तब इनको लगा यार कहीं नौकरी ना चली जाए, जल्दी जल्दी टेस्टिंग शुरू करो। तो सी जो है आपके
मतलब आपके शॉक का जो है कारण होना हो सकता है। सी आंसर बनेगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एज हाईलाइटेड इन द आर्टिकल। आसान भाषा में इस आर्टिकल में कोविड-19 से सबसे बड़ा सबक क्या मिला है? क्या सबक मिला भाई? ग्लोबल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, फटाफट एडवांटेज कितनी होती है वैक्सीन बनाने की, ये सबक हमें मिला है। डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ पैथोजन जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सबक मिला है। या इफ़ेक्टिव कितने होते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स इन पैंडमिक्स को रोकने में, ये सबक मिला है। वैसे तो सबक चारों ही हैं, पर मेन सबक है सी। अगर आप टेस्टिंग करके उसकी सीक्वेंसिंग कर लो वायरस की, बहुत आसान हो जाता है उसको पैंडमिक में चेंज होने से रोकना। ठीक है, सी आंसर बनेगा। फर्स्ट में आपका आंसर बन गया, इसमें भी सी है और सेकंड में भी सी है। चलो नेक्स्ट पे आओ। ऑल फैक्ट्री क्या होता है, करवाया था आपको ये। विजुअल ऑडिटरी है ना, याद है ना कि याद नहीं है? सुनने से, देखने से, सूंघने से, समझने से, तो ऑल फैक्ट्री आपको बताना है। सेंसेस जो आपकी टेस्ट से रिलेटेड है, स्वाद से रिलेटेड है, उनको क्या बोलते हैं? खुद से लिखोगे याद रहेगा, नहीं तो कमेंट्स में फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया, चेक करते जाया करो। वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाया करो और वहाँ से आपके आंसर मिल जाएंगे। एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में जाके इम्यून रिस्पॉन्स को जगाएगा, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजन, एंटीजन या एंटीबॉडी। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है और रैंप अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। चलिए लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी आपको एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी आपको कहाँ मिलेगी भाई? इस वर्ड के आसपास। तो 2 कॉन्सेप्ट्स तो ग्रामर के मैंने आपको जो आज करवाए नहीं, स्किप कर दिए मैंने, क्लास को छोटा रखना है। तो एक तो कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव और रिलेटिवली वाला, आपको आता ही होगा, करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जी कुछ ऐसे वर्ड्स अंग्रेजी में जिनके लास्ट में टू आता है लेकिन फिर भी अपने बाद में वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। जैसे इस केस में की टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। की टू इंस्टीट्यूट नहीं लिखा, की टू इंस्टीट्यूटिंग। तो आपको ये सारे फ्रेज याद कर लेने हैं, जैसे की टू उन्हीं में से एक फ्रेज है जिनके बाद नाउन आता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मैं एक बार आपको शीट दिखा देता हूँ उन सभी की। ये वो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें विद अ व्यू टू, एडमिट टू, देखो की टू भी मिल जाएगा इसमें, दिख रहा है ना की टू। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, बार बार देखो, पढ़ाई में आएंगे, जहाँ भी आ जाए गिवन टू, लीड टू के बाद में या तो नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, याद रखेंगे इसको। एज अ मीन्स टू, विद अ व्यू टू, एडमिट टू। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा। और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। क्लास को एक लाइक ज़रूर देना, क्लास के लास्ट तक बने हुए हो तो पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा, और क्लास अगर अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो तो पीडीआई लिखने में कोई हर्ज नहीं, सर अच्छा भी लगा, पूरा भी देखा और समझ में भी आया। ये आपका फीडबैक है जिससे मुझे पता लगे आपको किस तरह की क्लासेस बार बार पसंद है, किस थीम की।